हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो आइए देखते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले इसमें पढ़ना पड़ेगा व्हाट इज केमिकल चेंज। तो आइए देखते हैं केमिकल चेंज क्या होता है। केमिकल चेंज ए चेंज इन विच वन और मोर न्यू सबस्टेंसेज आर फॉर्म्ड इज नोन एज केमिकल चेंज। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वन और मोर न्यू सबस्टेंसेज। कहीं पर भी केमिकल चेंज होगा तो उसमें हमेशा नए सबस्टेंसेज या नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो केमिकल चेंज की खास बात है कि कहीं पर भी केमिकल चेंज होगा तो उसमें हमेशा न्यू सबस्टेंसेज का फॉर्मेशन होगा। और ये एक इट इज an irreversible process, means it cannot be reversed। मतलब एक बार अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया, हमने दो या दो से अधिक चीज़ों को मिलाकर रिएक्शन कराया, कोई प्रोडक्ट बनाया, तो अगर एक बार रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया तो दोबारा हम प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बना सकते। केमिकल चेंज इज एन इररिवर्सिबल प्रोसेस, इट मीन्स इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। इसका आइए देखें इसका मतलब क्या होता है। मान लीजिए हमने ए और बी को मिलाकर सी बनाया, केमिकल रिएक्शन कराया, तो ये हमारे हैं रिएक्टेंट ए और बी रिएक्टेंट, ये हमारा प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स, और ये है हमारा प्रोडक्ट। इररिवर्सिबल का मतलब होता है कि हमने ए और बी को मिलाकर सी बनाया, अब हम सी से पुनः ए और बी नहीं बना सकते। इसी प्रोसेस को कहते हैं इररिवर्सिबल। अगर हम सी से पुनः ए और बी बना सकते होते तो हम इस प्रोसेस को नाम देते रिवर्सिबल प्रोसेस। आइए देखते हैं केमिकल चेंज के कुछ एग्जांपल। कुकिंग ऑफ फूड। एक बार हमने रॉ मटेरियल से भोजन पका लिया तो पके हुए भोजन से हम पुनः रॉ मटेरियल नहीं बना सकते, तो ये भी है केमिकल चेंज क्योंकि है इररिवर्सिबल। नंबर 2, रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन में रस्टिंग होने के बाद रस्टेड आयरन से हम पुनः प्योर आयरन नहीं प्राप्त कर सकते, तो ये भी है इररिवर्सिबल प्रोसेस। हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट। हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट, जब हम लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो देखिए क्या होता है। जब हम लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं, लेड नाइट्रेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आपके प्रैक्टिकल में भी है, इसको आपको प्रैक्टिकल भी पढ़ना है, इसके हर स्टेप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं तो बनता है लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आगे हम बढ़ाएंगे। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। तो इसमें देखिए एक रिएक्टेंट से 3 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, हम अगेन इस रिएक्शन को रिवर्स नहीं कर सकते। PbO, NO2 और O2 से हम पुनः लेड नाइट्रेट नहीं बना सकते, तो ये भी है इररिवर्सिबल रिएक्शन। तो जितनी भी इररिवर्सिबल रिएक्शन होती हैं वो केमिकल चेंज को शो करती हैं। नेक्स्ट है हमारा देखिए सावरिंग ऑफ मिल्क। दूध हमारा फट करके दही बन जाता है, मिल्क से बनता है कर्ड, मिल्क से बन जाता है कर्ड दही, और इसमें होते हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो कि दूध को दही में कन्वर्ट कर देते हैं, और फिर हम एक बार दूध से दही बन गया तो पुनः हम दही से दूध प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये भी है एक केमिकल चेंज क्योंकि इररिवर्सिबल प्रोसेस है। नेक्स्ट है हमारा राइपनिंग ऑफ फ्रूट।
कच्चे फल से एक बार फल पक जाता है तो पकने के बाद पुनः हम कच्चा फल प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये भी है हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस जो कि शो करता है केमिकल चेंज को। तो केमिकल चेंज का मतलब होता है ए चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड इज नोन एज केमिकल चेंज। केमिकल चेंज हमेशा इरिवर्सिबल होता है, मतलब एक बार रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया तो पुनः हम प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बना सकते। और कुछ इसके एग्जाम्पल हैं कुकिंग ऑफ फूड, रस्टिंग ऑफ आयरन, हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट, सावरिंग ऑफ मिल्क, राइपेनिंग ऑफ फ्रूट। यही इतने ही नहीं, इनफाइनाइट एग्जाम्पल है केमिकल चेंज के। बहुत सारे आपके दैनिक जीवन में बहुत सारे केमिकल चेंज के एग्जाम्पल मिलेंगे, तो आप उसको आइडेंटिफाई करके अपने से कॉन्सेप्ट डेवलप कर सकते हैं। तो बच्चों आगे हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कहीं पर केमिकल चेंज हो रहा है कि नहीं। तो आइए देखते हैं कि कहीं पर भी केमिकल चेंज होगा तो उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है, जिसके आधार पर हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि यहाँ पर केमिकल चेंज हो रहा है। तो आइए देखते हैं नंबर 1 इवोल्यूशन ऑफ गैस। कहीं पर भी केमिकल चेंज होगा तो जरूरी नहीं है रिएक्शन टू रिएक्शन वायरी करता है, लेकिन गैस इवॉल्व हो सकती है। तो केमिकल चेंज में पॉसिबिलिटी होती है कि गैस भी इवॉल्व हो। जैसे हमारे पास जिंक है, इसका रिएक्शन हम H2SO4 के साथ कराएंगे तो आप लोअर क्लासेज में पढ़े हैं कि मेटल जो है एसिड से रिएक्शन करके बनाती है साल्ट और हाइड्रोजन गैस। तो हमारा बन जाएगा जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इस रिएक्शन में, ये रिएक्शन एक केमिकल चेंज है, जिंक मेटल H2SO4 के साथ रिएक्शन करके बनाना जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। तो इस रिएक्शन में देखिए इवोल्यूशन ऑफ गैस, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। तो केमिकल चेंज में पॉसिबिलिटी होती है कि गैस इवॉल्व हो सकती है। अब ऐसे भी रिएक्शन है जिनमें नहीं भी हो सकती, लेकिन केमिकल चेंज का कैरेक्टरिस्टिक है कि इवोल्यूशन ऑफ गैस इवॉल्व हो सकती है। चेंज इन टेम्परेचर, कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो वहां टेम्परेचर का चेंज होता है। जनरली 2 टाइप के रिएक्शन होती हैं, इंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। इंडो मीन्स होता है इनसाइड, ऐसी रिएक्शन जिनके होने के लिए टेम्परेचर हमें देना पड़ता है उन्हें कहते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे हमने अभी आपको बताए थे लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं तो यहाँ पर हमें टेम्परेचर देना पड़ रहा है। तो ऐसी रिएक्शंस जिसमें हमें टेम्परेचर देना पड़ता है उन्हें कहते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। या ऐसी रिएक्शन जिनके कंप्लीशन के लिए रिएक्शंस विच रिक्वायर हीट फ्रॉम आउटसाइड फॉर देयर कंप्लीशन आर नोन एज इंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो ऐसी रिएक्शंस जिनके कंप्लीट होने के लिए हीट एनर्जी देना पड़ता है उन्हें कहते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन में हम हीट को प्लस करके राइट हैंड साइड में लिख देते हैं, वो चीजें बाद में हम सीखेंगे। नंबर 2 देखिए एक्सोथर्मिक। एक्सो मीन्स होता है आउटसाइड। तो ऐसी रिएक्शन जिनके परफॉर्म होने पर खुद हीट निकलती है, जिनके होने पर हीट निकलती है उन्हें हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे आप मार्केट से क्विक लाइम, इसको बोलते हैं क्विक लाइम, जो तंबाकू या पान खाते हैं वो चूना मार्केट से खरीद करके लाते हैं, पानी में डाल देते हैं तो अपने आप वो पानी से रिएक्शन करके एक्सोथर्मिक रिएक्शन करता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड व्हाइट कलर का गीला मटेरियल बन जाता है जिसे पान में या तंबाकू में डालकर खाते हैं। तो अब हम देखिए इसको बोलते हैं क्विक लाइम। इसको जब हम पानी में डाल देंगे तो ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट बाहर निकलती है। इसमें जब ये रिएक्शन होता है तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, पानी से रिएक्शन करके बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हीट एनर्जी यहाँ पर निकलती है। इस कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम पानी में डालते हैं
तो हमारा पूरा कंटेनर गर्म हो जाता है, मतलब यहाँ पर इस रिएक्शन में हमें हीट मिलती है। तो ऐसे रिएक्शन जिनके परफॉर्म होने पर हीट निकलती है उन्हें कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ऐसी भी रिएक्शन है जिनके होने पर प्रेसिपिटेट गाढ़ा अवक्षेप हमें मिलता है। तो बहुत सारे रिएक्शंस हैं जिनमें अवक्षेप के फॉर्म में, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में हमें प्रोडक्ट मिलता है। अभी आगे जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम इसको आपको बताएंगे किस तरह से प्रेसिपिटेट बनता है। आगे रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट में, इसको हम पढ़ेंगे। तो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में भी रिएक्शन में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो ये केमिकल चेंज के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नेक्स्ट है चेंज इन कलर। तो बहुत सारी केमिकल रिएक्शन ऐसी हैं जिसमें हम रिएक्टेंट मिलाते हैं, रिएक्टेंट का कलर कुछ होता है, लेकिन रिएक्शन परफॉर्म होने के बाद जब प्रोडक्ट बनता है तो प्रोडक्ट का कलर दूसरा हो जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास आयरन है, आयरन के टुकड़े, इनको बोलते हैं आयरन नेल्स, आयरन के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, इनको हम डाल देते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है ब्लू कलर का, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है ब्लू कलर का। ये है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, इसका कलर आप देखिए, ये है ब्लू कलर का। इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जब हम थोड़ा सा आयरन नेल डालते हैं, आयरन के कुछ टुकड़े डाल देते हैं, तो हमारा रिएक्शन कुछ इस तरह से होता है। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो इसमें बनता है आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। यहाँ देखिए कॉपर सल्फेट का कलर हमने आपको दिखाया ब्लू कलर का होता है, लेकिन जब आयरन सल्फेट बनता है तो इसका कलर हो जाता है ग्रीन। तो यहाँ पर देखिए केमिकल चेंज के कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज इन कलर, यहाँ से ब्लू कलर से हमें ग्रीन कलर का सोल्यूशन मिल गया। तो यहाँ पर देखिए कलर चेंज हो गया। नेक्स्ट देखिए चेंज इन स्टेट। आप पढ़े होंगे सॉलिड लिक्विड गैसेज मटेरियल 3 स्टेट में रह सकता है। तो जब केमिकल रिएक्शन होती है तो वहाँ स्टेट भी चेंज होता है। सॉलिड लिक्विड में बदल सकता है, लिक्विड गैस में बदल सकता है, गैस लिक्विड में बदल सकता है, लिक्विड फिर सॉलिड में बदल सकता है। तो बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी हैं जिनमें स्टेट का चेंज होता है। सॉलिड लिक्विड गैस आपस में इंटर कन्वर्टेबल हो जाती है। चेंज इन मास। नेक्स्ट है चेंज इन मास। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने तो हमें 9th क्लास में पढ़ाया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो मास तो चेंज ही नहीं होता। तो आप तो कह रहे हैं कि कैसे चेंज इन मास हो जाएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब होता है कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है, चेंज हो सकता है। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, किसी चीज में चेंज होना, किसी चीज में चेंज होना और किसी चीज को नष्ट कर देना या किसी चीज को क्रिएट कर देना, दोनों चीजों में बहुत डिफरेंस है। चेंज होना अलग चीज है, नष्ट करना और क्रिएट करना अलग चीज है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो बताता है कि किसी भी मटेरियल को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना तो नष्ट कर सकते हैं। मतलब मटेरियल की आइडेंटिटी, मटेरियल का एग्जिस्टेंस हम समाप्त नहीं कर सकते, लेकिन हम मटेरियल के मास में चेंज कर सकते हैं। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, हमारा आयरन है, इसको हम खुले में रखेंगे तो एयर और मॉइस्चर से रिएक्शन करके बनाता है रस्ट, इसी को हम कहते हैं रस्टिंग। तो हमारे पास पहले मान लीजिए ये आयरन है, प्योर आयरन, तो आयरन का मास कुछ ऐसा होगा, जितना आयरन होगा उतना ही उसका मास होगा। लेकिन अब हमने इसको हवा में खुला छोड़ दिया तो ये रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन से प्लस H2O, बायरी करेगा कि हवा में कितनी मॉइस्चर है, उसके अकॉर्डिंग एक्स की वैल्यू चेंज होगी। 2 भी हो सकते, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये बनाएगा, देखिए इस तरह से Fe2O3 H2O। ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, हम बैलेंस करना आपको आगे बताएंगे। तो देखिए इसको बोलते हैं रस्ट। अब देखिए हमारे पास ये आयरन इस बार में था, केवल आयरन था, इसका मास
इसका मास कुछ रहा होगा, लेकिन यहाँ रस्ट लगने के बाद, रस्टिंग होने के बाद देखिए इसका फार्मूला है Fe2O3 इसमें ऑक्सीजन भी जुड़ गया, वाटर के मॉलिक्यूल भी जुड़ गए, तो इसका मतलब इसका मास वाटर और जितना ऑक्सीजन जुड़ा और जितना वाटर के मॉलिक्यूल जुड़े उसके अकॉर्डिंग उतना चेंज होकर बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हो गया चेंज इन मास, तो मास में चेंज हो गया। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज कहीं पर होगा तो उसमें उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है इवोल्यूशन ऑफ गैस बाहर निकल सकती है, चेंज इन टेम्परेचर चेंज हो सकता है, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट के फॉर्म में कोई प्रोडक्ट मिल सकता है, चेंज इन कलर चेंज हो सकता है, जैसा कि हमने आपको एग्जांपल से बताया, चेंज इन स्टेट में चेंज आ सकता है, सॉलिड लिक्विड गैस आपस में इंटर कन्वर्टिबल हो सकती है, चेंज इन मास में चेंज आ सकता है, मास घट सकता है, मास बढ़ सकता है रिएक्शन परफॉर्म होने के बाद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, केमिकल चेंज इज परमानेंट एंड इरिवर्सिबल। हमने आपको बताया था केमिकल चेंज एक बार हो जाने पर, केमिकल रिएक्शन हो जाने पर प्रोडक्ट से हम पुनः रिएक्टेंट प्राप्त नहीं कर सकते, इसीलिए ये परमानेंट है, और इरिवर्सिबल इसलिए क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन नहीं हो सकती, इसलिए इरिवर्सिबल है। तो याद रखिएगा केमिकल चेंज कहीं पर भी होगा तो परमानेंट होगा और इरिवर्सिबल होगा। इतना पढ़ने के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि केमिकल रिएक्शन को डिफाइन करिए तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? रिएक्शन विच रिप्रेजेंट्स द चेंज ऑफ स्पीशीज मीन्स एटम्स और मॉलिक्यूल्स। एटम मिलकर के रिएक्शन कर सकते हैं, मॉलिक्यूल मिलकर रिएक्शन कर सकते हैं, तो वही है चेंज ऑफ स्पीशीज। टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन इनटू न्यू स्पीशीज इज कॉल्ड एज केमिकल रिएक्शन। हमने आपको बताया केमिकल रिएक्शन ऐसी रिएक्शन है जिसमें हमेशा नई स्पीशीज या नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो ये रिएक्शन विच रिप्रेजेंट्स द चेंज ऑफ स्पीशीज एटम्स और मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन इनटू न्यू स्पीशीज इज कॉल्ड एज केमिकल रिएक्शन। और अगर आपको एकदम सिंपल भाषा में कहना हो, बताना हो कि केमिकल रिएक्शन क्या है, तो अभी तक जो आपने पढ़ा वही है केमिकल रिएक्शन। क्या? बहुत सिंपल और सरल भाषा में आप कह सकते हैं रिएक्शन शोइंग केमिकल चेंज। जो अभी आपने केमिकल चेंज के एग्जांपल बहुत सारे पढ़े और कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, वही रिएक्शन शोइंग केमिकल चेंज इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। ऐसी कोई भी रिएक्शन जो केमिकल चेंज को शो कर रही है वो है केमिकल रिएक्शन। तो हम बहुत सिंपल भाषा में केमिकल रिएक्शन को डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसी कोई भी रिएक्शन जो केमिकल चेंज दर्शाती है या शो करती है उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो आइए देखते हैं केमिकल रिएक्शन जब होती है, मान लीजिए हमारे पास एक मटेरियल है ए, दूसरा मटेरियल है बी, इसको मिला के हम बना रहे हैं सी और बी। तो ये देखिए आयरो के जो लेफ्ट हैंड साइड में रहता है इनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और आयरो के जो राइट हैंड साइड में रहता है उनको हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स। तो रिएक्टेंट दो या दो से अधिक हो सकते हैं, रिएक्टेंट सिंगल भी हो सकता है, दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, प्रोडक्ट भी सिंगल हो सकता है, दो या दो से अधिक हो सकते हैं। तो हम जिन मटेरियल या केमिकल्स को मिलाकर रिएक्शन परफॉर्म करते हैं उनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और रिएक्टेंट को मिला के जब केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो जाती है तो जो मटेरियल हमें मिलता है उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। तो जनरली आयरो के लेफ्ट साइड में जो लिखा रहता है उसे हम बोलते हैं रिएक्टेंट, और आयरो के राइट साइड में जो लिखा रहता है उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। अभी तक हमने पढ़ा केमिकल चेंज, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और डिफरेंट उससे जुड़ी हुई जानकारियाँ। अब आइए देखते हैं केमिकल इक्वेशन या इक्वेशन फॉर केमिकल रिएक्शन ये क्या है। केमिकल इक्वेशन क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन
रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंज इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। अभी तक आपने जो केमिकल चेंज पढ़ा उसी को अगर हम इक्वेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें तो उसी को बोलते हैं केमिकल इक्वेशन या इक्वेशन फॉर केमिकल रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन जिसमें केमिकल चेंज हो रहा है उसको अगर हम इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें, जिस तरह से आप मैथमेटिक्स में इक्वेशन पढ़ते हैं, तो उसी इक्वेशन फॉर्म को शो करती हुई रिएक्शन केमिकल रिएक्शन कहलाती है। तो कोई भी ऐसा केमिकल चेंज उसको यदि हम इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसी को बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। तो आइए देखते हैं केमिकल इक्वेशन दो तरह के होते हैं। जनरली केमिकल इक्वेशन को दो तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। नंबर 1 वर्ड इक्वेशन, ये बहुत आसान होता है। वर्ड इक्वेशन जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, वर्ड इक्वेशन मतलब ऐसा इक्वेशन जिसको हम वर्ड में लिख दें, रिएक्टेंट के नाम वर्ड में लिख दें, प्रोडक्ट के नाम वर्ड में लिख दें तो हमारा हो गया वर्ड इक्वेशन। तो ऐसा इक्वेशन जिसमें हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नाम वर्ड में लिख दें तो इस इक्वेशन को बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। जैसे हमने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, मान लीजिए हम जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं। मान लीजिए हम जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो हमारा बना था अभी थोड़ी देर पहले जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब इसी इक्वेशन को अगर हम वर्ड के फॉर्म में लिख दें, जिंक को हम सीधे लिख देंगे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड इक्वल टू जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, ये हो गया हमारा वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन का मतलब होता है जो भी रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का नाम हम वर्ड में लिख देंगे, ये, और जो भी प्रोडक्ट बन रहा है इसका और इसका नाम हम वर्ड में लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा वर्ड इक्वेशन। ये बहुत सिंपल है। कोई भी रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का नाम सीधे सीधे आप वर्ड में रिप्रेजेंट कर दीजिए तो ऐसा इक्वेशन हमारा कहलाता है वर्ड इक्वेशन। अब जो आपको पढ़ना है वो वर्ड इक्वेशन नहीं पढ़ना है, वो आपको पढ़ना है सिंबल इक्वेशन। तो हमारा नंबर 2 इक्वेशन है सिंबल इक्वेशन। नंबर 2 हमें पढ़ना है सिंबल इक्वेशन। सिंबल इक्वेशन क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स एंड फार्मूले। फार्मूले प्लूरल है, FORMULA, फार्मूला सिंगुलर है, उसमें हम ई लगा देंगे तो हो जाता है प्लूरल, इसीलिए लिखा जाता है फार्मूले। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स एंड फार्मूले ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इज नोन एज सिंबल इक्वेशन। कहने का मतलब अभी जो हमने वर्ड इक्वेशन बनाया था उसी वर्ड इक्वेशन में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं उनको हम सिंबल और उनके फार्मूले के फॉर्म में अगर लिख देते हैं तो उसी को हम बोलते हैं सिंबल इक्वेशन। जैसे देखिए हमने लिखा था जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड इक्वल टू जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इसी को हम सिंबल और फार्मूला के फॉर्म में लिख देंगे। जो भी रिएक्टेंट है अगर वो सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है तो उसका सिंबल लिख देंगे। जैसे एलिमेंट है, एटम है तो उसको सिंबल के फॉर्म में, कंपाउंड है तो उसको फार्मूले के फॉर्म में। तो सिंबल और फार्मूला लिख देंगे सारे रिएक्टेंट और सारे प्रोडक्ट का, तो हमारा हो जाएगा सिंबल इक्वेशन। देखिए जैसे जिंक मेटल है, इसको हम सिंबल के फॉर्म में सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करेंगे Zn प्लस सल्फ्यूरिक एसिड कंपाउंड है तो इसको हम इसका फार्मूला लिखेंगे H2SO4 इक्वल टू जिंक सल्फेट एडी कंपाउंड है तो इसका हम फार्मूला लिखेंगे ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस ये मॉलिक्यूल है तो इसको हम
H2 लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा सिंबल इक्वेशन। इसी तरह से आपका चिर परिचित उदाहरण है मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो उसमें मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg और इसको ऑक्सीजन के एटमॉस्फेयर में गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो ऑक्सीजन में बर्न होता है, बनाता है MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये हो गया इसका सिंबल इक्वेशन। सिंबल इक्वेशन का मतलब होता है कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है तो उसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को हम उसके सिंबल और फार्मूले के टर्म में अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसी को हम बोलते हैं सिंबल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन से हमें क्या क्या जानकारियाँ मिलती हैं, क्या क्या नहीं मिलती हैं, और केमिकल इक्वेशन जो हमारा वो बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सिंबल इक्वेशन इज ऑलवेज रिटन बाय द हेल्प ऑफ वर्ड इक्वेशन। अगर आपको किसी केमिकल रिएक्शन का वर्ड इक्वेशन पता है तभी आप सिंबल इक्वेशन लिख पाएंगे। और सिंबल इक्वेशन जो है दो तरह का होता है, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड सिंबल इक्वेशन अनबैलेंस्ड सिंबल इक्वेशन का मतलब होता है कि जिसमें हम कौन कौन सा रिएक्टेंट भाग ले रहा है उसका सिंबल और फार्मूला, कौन कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है उसका सिंबल और फार्मूला लिख देते हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड के सारे एटम या मॉलिक्यूल की संख्या राइट हैंड साइड के एटम या मॉलिक्यूल की संख्या के बराबर ना हो। जैसे देखिए एग्जांपल हम आपको बताते हैं, Mg बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ये बनाया MgO। ये तो सिंबल इक्वेशन है, इसमें हमने मैग्नीशियम को सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, ऑक्सीजन को सिंबॉलिक फॉर्म में और मैग्नीशियम ऑक्साइड को। लेकिन इसमें देखिए इक्वेशन तब तक बैलेंस नहीं माना जाएगा जब तक रिएक्टेंट के एटम या मॉलिक्यूल प्रोडक्ट साइड के एटम या मॉलिक्यूल के बराबर नहीं होंगे। जैसे देखिए लेफ्ट हैंड साइड में 1 Mg है, राइट हैंड साइड में 1 Mg है, ये तो ठीक है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में 2 ऑक्सीजन है, राइट हैंड साइड में केवल 1 ऑक्सीजन है, तो ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है कि एरो के लेफ्ट हैंड साइड में जितनी चीजें हैं एटम मॉलिक्यूल, एरो के राइट हैंड साइड में भी उतने ही एटम या उतने ही मॉलिक्यूल सभी एलिमेंट के या कंपाउंड के होने चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए इसमें मैग्नीशियम तो बैलेंस है लेकिन ऑक्सीजन एटम बैलेंस नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड में 2 है और राइट हैंड साइड में 1 है। तो ऐसे इक्वेशन को हम बोलते हैं अनबैलेंस्ड सिंबल इक्वेशन या अनबैलेंस्ड इक्वेशन। सिंबल इक्वेशन को ही हम जनरली केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। जो इक्वेशन हम पढ़ते हैं केमिकल इक्वेशन वो सिंबल इक्वेशन ही है, तो उसे जनरल भाषा में केमिकल इक्वेशन ही बोलते हैं। तो ये केमिकल इक्वेशन जो हमारा अनबैलेंस्ड है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड के जितने भी एलिमेंट एटम हैं वो राइट हैंड साइड के एलिमेंट एटम के बराबर नहीं है। तो जितनी भी क्वांटिटीज लेफ्ट हैंड साइड में है कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट या एटम राइट हैंड साइड में भी उतने ही होने चाहिए। तो ऐसा केमिकल इक्वेशन जिसमें लेफ्ट हैंड साइड के कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल एटम या एलिमेंट राइट हैंड साइड के कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल एलिमेंट या एटम के बराबर ना हो उसे हम कहते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन या अनबैलेंस्ड सिंबल इक्वेशन। अब दूसरा है हमारा बैलेंस्ड सिंबल इक्वेशन या बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब ऐसा केमिकल इक्वेशन जिसमें लेफ्ट हैंड साइड के कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट एटम राइट हैंड साइड के कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट एटम के बराबर हो। जैसे इसी इक्वेशन को हमें बैलेंस करना होगा तो हम ऐसा लिखेंगे, देखिए Mg प्लस O2 इक्वल टू MgO। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन 2 है, Mg तो 1 है। अगर हम इस Mg को 2 कर दें और यहाँ पर 2 कर दें
तो देखिए यहाँ 2mg, यहाँ भी 2mg, यहाँ 2 ऑक्सीजन एटम, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई है तो यहाँ भी 2 ऑक्सीजन एटम, तो वो भी 2 हो गया, यहाँ भी 2 हो गया, ये हो गया बैलेंस इक्वेशन। तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड के कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट या एटम राइट हैंड साइड में पाए जाने वाले प्रोडक्ट के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट या एटम है उसके बराबर है। तो ऐसा केमिकल इक्वेशन जिसमें लेफ्ट हैंड साइड के रिएक्टेंट जो होते हैं उनके कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट या एटम प्रोडक्ट के अंदर पाए जाने वाले कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट या एटम के बराबर होते हैं, उसे हम कहते हैं बैलेंस्ड सिंबल इक्वेशन। अब इसके आगे की चीजें हम केमिकल इक्वेशन को किस तरह से बैलेंस करते हैं उसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे, और हम आपको ऐसे ट्रिक बताएंगे कि केमिकल इक्वेशन आप देखते देखते बैलेंस कर लेंगे, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी।